हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द बिग बुल, जो कि हिंदी बायोग्राफिकल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कल से, यानी कि 8 अप्रैल 2021 से। शाहिद कबीर ने लिखी हुई चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूं, जिसे जगजीत सिंह और लता जी ने गाया था। गम का फसाना तेरा भी है मेरा भी, ये अफसाना तेरा भी है मेरा भी, शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है, वो अफसाना तेरा भी है मेरा भी। तो ये जो अफसाना हर्षद मेहता का है, ये गलियों गलियों, सड़कों पे, शहरों में, गांव में कई सालों से, कई वक्त से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। और इसलिए इस पर जब बायोपिक बनाने का वक्त आया या जब उसकी अपॉर्चुनिटी आई तो एक फिल्म भी बनी और वेब सीरीज भी बनी। इंसिडेंटली वेब सीरीज पहले रिलीज हो गई और वो वेब सीरीज थी, इसलिए उसमें 8 एपिसोड्स थे और वो कंटेंट 7 से 7.5 घंटों का था। इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स बड़े ही डिटेल में उस वेब सीरीज में कवर हो गए। अब वही कंटेंट जब 2.5 घंटे की फिल्म में इंक्लूड करने की बात आई और वो भी एक रेप्यूटेड स्टार के साथ, तो फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हुए और फिर कुछ ऑब्वियसली कंपैरिजंस भी हुए। कंपैरिजंस तो वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों फॉर्मेट्स अलग है, लेकिन हम दर्शक कंपैरिजन से अछूते नहीं हैं। मुझे याद है 2005 में एक फिल्म आई थी कपूटी, जो कि राइटर सोशलाइट ट्रूमैन कपूटी की स्टोरी थी, जिस कैरेक्टर को, टाइटल वाले कैरेक्टर को किया था फिलिप सेमूर हॉफमैन ने और उसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। फिर 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इनफेमस और उसमें भी कहानी यही थी। अब उसमें इस टाइटल रोल को कर रहे थे टोबी जोन्स, उन्होंने भी ब्रिलियंट काम किया था, लेकिन चूंकि तब तक देर हो चुकी थी, ऑलरेडी उस कैरेक्टर के लिए फिलिप सेमूर हॉफमैन ऑलरेडी एक ऑस्कर जीत चुके थे। और ऐसा कई बार होता है कि एक ही थीम पे 2 फिल्में बनती है और उनमें से कोई एक 19 रह जाती है और दूसरी 20 हो जाती है। फिर दूसरा उदाहरण है हॉलीवुड में, जब 2017 में एक ही विषय पर 2 फिल्में बनी। एक थी डनकर्क और दूसरी थी डार्केस्ट आवर। डनकर्क जानी जाती है विजुअल ग्रैंड्योर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान के विजन के लिए, और वहीं डार्केस्ट आवर जानी जाती है 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए, जिनमें से एक ऑस्कर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में गैरी ओल्डमैन ने जीत लिया था विंस्टन चर्चिल के कैरेक्टर के लिए। अब ये दोनों फिल्में एक ही साल में आई, दोनों में एक ही थीम थी, लेकिन दोनों को पसंद करने की वजह अलग रही और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल थी और दोनों को क्रिटिकली अक्लेम भी किया गया था। और फिर हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ देवदास बनी थी 1935 में केएल सहगल साहब को लेकर, उसके बाद 1955 में दिलीप साहब को लेकर बनी थी और उसके बाद 2002 में बनी थी शाहरुख खान को लेकर, और ये तीनों फिल्में सक्सेसफुल थी। तो इस तरह एक ही सब्जेक्ट पर कई बार एक फिल्म बनती है, 2 फिल्में बनती है या 3 फिल्में भी बनती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वो कंपेयर ज़रूर की जाती है। सोचो कि 2003 में एक ही सब्जेक्ट पर 3 फिल्में बनी थी और वो सब्जेक्ट था भगत सिंह। एक थी अजय देवगन स्टारर द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, दूसरी थी बॉबी देओल को लेकर शाहिद और तीसरी थी सोनू सूद को लेकर शाहिद आजम, और ये तीनों फिल्में फ्लॉप थी। और फिर सिमिलर हिस्टोरिकल लाइन पे एक ही थीम पे बनी थी 2 फिल्में, एक थी 2010 में खेले हम जी जान से और दूसरी थी 2012 में चित्तगांव, और दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप थी। इसी के अपोजिट अगर आप देखें तो 2015 में भी 2 फिल्में एक ही सब्जेक्ट पे बनी थी, नोएडा डबल मर्डर केस पे। एक थी रहस्य, जिसको मनीष गुप्ता ने डायरेक्ट किया था, और दूसरी थी तलवार, जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी हिट थी और दोनों क्रिटिकली अक्लेम्ड भी थी। तो ये मर्ज बड़ा पुराना है। हाल ही में अगर कुछ हम उदाहरण ले तो एक रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है द सरपेंट, जो कि चार्ल्स शोबराज की लाइफ पर है और उसमें 8 एपिसोड्स है। और इससे पहले 2015 में हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी मैं और चार्ल्स। अब उस फिल्म के साथ इस सीरीज को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि दोनों चार्ल्स शोबराज की ही कहानी है और उस फिल्म को इस सीरीज से इन्फीरियर कहा जा रहा है। और वही हो रहा है द बिग बुल में। इस फिल्म से पहले पिछले साल सोनी लिव पर स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ने जो झंडे गाड़ रखे हैं, उन झंडों से ऊंचे झंडे गाड़ना बड़ा ही दिक्कत का मामला इस फिल्म के लिए। द बिग बुल की कहानी वैसी ही है जैसे पुरानी शराब हो नई बॉटल में।
हर्षद मेहता है यहाँ हेमंत शाह, जिसके सपने आसमानों से ऊंचे हैं और वो अपनी बोरीवली की चाल से लेकर वर्ली सी फेस के 15,000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में रहने की जर्नी पूरी करता है 10 सालों में, 1980 से लेकर 1990 तक, और अब बन जाता है वो द बिग बुल। स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, जिसने बॉम्बे टेक्सटाइल की पहली टिप के साथ एंट्री ली, फिर सब ब्रोकर बना, फिर स्टॉक ब्रोकर बना और फिर बना बिग बुल, और इस प्रोसेस में उसने इंटरनल ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशंस और बैंकिंग के लूप होल्स का सहारा लिया। अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल और मैगजीन्स के कवर पेजेस पर बने रहने के लिए पॉपुलर इस मैनिपुलेटर ने अपने पॉलिटिकल एक्सेस का लेवल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा दिया, और उसके बाद उसने अपनी लार्जर देन लाइफ वाली इमेज को इतना सीरियसली ले लिया कि वो अपना आपा भी खो बैठा और साथ ही साथ उसके पैर उसके जूतों से भी बड़े होने लगे। बड़ी ही जानी पहचानी, बड़ी ऑब्वियस और बड़ी ही फिल्मी लगने वाले इस 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म में अगर कुछ अच्छा है तो वो है अभिषेक बच्चन। ये फिल्म इस स्टार के सिर्फ स्टारडम के कारण ही अपने पैरों पर खड़े रहने के लायक है। 2004 की युवा, 2005 की सरकार और 2006 की कभी अलविदा ना कहना के लिए कंसेक्यूटिव 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं वो एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और फिर 2007 की धीरूभाई अंबानी का मणिरत्नम की गुरु में उनका पोर्ट्रेल तो लेजेंडरी है। उस गुरु का हैंगओवर और वही सिंसेरिटी अभिषेक बच्चन की इस फिल्म में भी दिखाई दे रही है। उनका एज अ एक्टर काम ब्रिलियंट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अप्रोप्रिएट है, सिर्फ कमी है तो उनके कैरेक्टर ग्राफ की, और साथ ही साथ जो बाकी खामियां हैं वो इतनी बड़ी है जिसके कारण ये सारी फिल्म एज अ टोटलिटी में बड़ी ही पैची और हाफ बेक्ड लगती है। मैं कम से कम 6 खामियां तो स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। सबसे पहली खामी है मिसप्लेस्ड हीरोइज्म। एक स्टॉक ब्रोकर जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उससे हीरो बनाकर एक स्टार के स्टारडम से कैरी करवाकर उसके लिए सिंपैथी गेन करना गलत है। एक अपराधी जो कि समाज की नज़रों में भी अपराधी है और कानून की नज़रों में भी, उसे अगर आप ग्लोरीफाई कर रहे हो तो ये अनएक्सेप्टेबल है। इसमें आपने अगर कहानी कहनी है तो आप अनबायस्ड होके कहें, जो कि वेब सीरीज ने किया था, वो अनबायस्ड थे, आप अनबायस्ड नहीं हो। दूसरी खामी है राइटिंग। डायरेक्टर कुक्की गुलाटी ने लिखी है ये फिल्म और उनके साथ है अर्जुन धवन, और इन दोनों ने मिलकर जो कहानी लिखी है उसमें एक किस्म की जल्दबाजी दिखाई दे रही है, कहीं कोई ठहराव नहीं है। सारे ही पात्र तेजी से कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे कैरेक्टर्स इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा जो डायलॉग्स भी है वो भी ऐसे लगते हैं जैसे कि ज़बरदस्ती में लिखे गए हैं, क्योंकि डायलॉग राइटर रितेश शाह है जिन्होंने पिंक लिखी थी, बड़े अच्छे राइटर है, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा लिखा है उन्होंने। एक डायलॉग है, हमारे पास तो भगवान से ज़्यादा पैसा है। क्या है ये? तीसरी खामी है कैरेक्टराइजेशन। ये इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है। अभिषेक बच्चन के आसपास के सारे ही कैरेक्टर्स मानो कार्डबोर्ड के बने हुए हो। निकिता दत्ता एज अ वाइफ, सुमित वत्स एज हरी, महेश मांजरेकर एज दत्ता सामंत या राणा सामंत, राम कपूर एज अशोक मिरचंदानी या राम जेठमलानी, और सोहम शाह एज वीरेंद्र शाह या अश्विन मेहता। ये सारे कैरेक्टर्स और फिर सौरभ शुक्ला और फिर समीर सोनी सारे ही सीरियस नहीं लगते हैं, नकली लगते हैं, और ये सारे के सारे आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। चौथी खामी है इलेना। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल का कैरेक्टर कर रही इस एक्ट्रेस ने एक अच्छे कैरेक्टर की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती है ये साबित किया है। सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे इंटरेक्शन के दौरान उसने एक ही एक्सप्रेशन सारी फिल्म में कायम रखा है, और फिर वो फ्लैशबैक के सीन के दौरान तो उसने अपने बालों का जो हाईलाइट किया हुआ है एक वाइट स्ट्रिक के साथ, वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। वो इतनी फनी लगती है, मतलब इतनी हास्यास्पद लगती है वो वाइट स्ट्रिक में, यानी कि चेहरा वैसा ही यंग लेकिन बाल सफ़ेद, यानी कि आप 2020 की बात इसलिए कर रहे हो और क्योंकि सारी फिल्म फ्लैशबैक में है। मतलब ये कोई कॉमेडी फिल्म है क्या? हा। पांचवी खामी है रिसर्च। उस वेब सीरीज में एक रिसर्च था, इसलिए वो कंटेंट इतना इंप्रेसिव लगता था। इस फिल्म में सब कुछ है सिवाय रिसर्च के। अब ये रिसर्च न करने के आलस के कारण ये फिल्म जेन्युइन नहीं लगती। कैरेक्टर्स के दुख और दर्द के साथ आप अटैच ही नहीं हो पाते हो। छठी खामी है जिंग।
कुछ तो होता है हर फिल्म में जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। कभी स्टाइल होता है, कभी करिश्मा होता है, कभी कैरेक्टर्स होते हैं, कभी म्यूजिक होता है, कभी एक्शन होता है, कभी कुछ तो ऐसा पुल होता है जिससे हम बंधे जाते हैं। इस फिल्म में वो सब नहीं है। यह फिल्म फ्लैट, लीनियर और अनएक्साइटिंग है। इन खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कहानियां कहते वक्त हमको ज़्यादा सावधानी से काम लेना चाहिए। हम इस तरह के अपराधियों को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि हम अपने नए जनरेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये अपराधी हैं, अपराधी थे और अपराधी रहेंगे, और ये अपराधी बने हैं अपने कुछ हीन भावना से, अपने सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टांसेस से, और वो कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। ये जितने भी अपराधी हैं वो अपराधी क्यों बने ये भी हमने बताना चाहिए, और साथ ही साथ बताना चाहिए कि ये भले ही द बिग बुल हो लेकिन ये अंदर से खोखले और कमज़ोर है। बाय।